हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का हमारा वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में से एक है, वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था तो ज्यादातर लोगों को लगा था कि ये पहला और आखिरी वॉर ही होने वाला है। इसीलिए शायद 1914 में जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इसे ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर या वॉर टू एंड द ऑल वॉर्स के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इस वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के 15-20 साल बाद हमें एक और वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा। अदरवाइज हम लोग इसे ग्रेटेस्ट वॉर अब तक नाम नहीं देते। लेकिन ग्लोबल वॉर जो था वो पहला तो वर्ल्ड वॉर वन ही था, और इसकी कहानी कैसे शुरू होती है, कहां से ये कनेक्टेड है, ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही। लेकिन इससे पहले कई वीडियोस में जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही बाकी सारी रिवॉल्यूशंस की एक तरीके से वजह रही है, उस तरीके से वर्ल्ड वॉर्स की भी जो वजह है उसमें से एक बहुत बड़ी वजह आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही रही है। थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्लैशबैक की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब 1750 में यूके में स्टार्ट हुई तो यूके की देखा दाखी बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी यह डिसाइड किया कि जिस तरीके से यूके अफ्रीका, एशिया और अमेरिका को कॉलोनाइज करके उनके मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट करके अमीर बनता जा रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि हम भी यही करेंगे। और धीरे धीरे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज एशिया, अफ्रीका और दुनिया के बाकी कोनों में पहुंचने लगी, देशों को कॉलोनाइज करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। और सभी का इंटेंशन सिर्फ एक ही था कि जिन देशों को गुलाम बनाया है उनके रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करो, अपने देश लेकर आओ, फैक्ट्री में उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करो और फिर सारे के सारे यूरोप और सारी की सारी दुनिया में बेचो। लेकिन धीरे धीरे ये बेसिकली जो पैसे का कंपटीशन था, कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म का कंपटीशन था, इसने एक अजीब सी भावना यूरोप के सारे देशों में क्रिएट कर दी, जिसे एक्सट्रीम नेशनलिज्म का नाम दिया जाता है। अब ये नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म में क्या फर्क होता है? देखो, अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों खड़े हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अब इंडिया को सपोर्ट करेंगे। यह है नेशनलिज्म। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है कि हार रही है, पाकिस्तान हारना चाहिए। यह एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहलाता है। और यही एक्सट्रीम नेशनलिज्म हमें यूरोप की कंट्रीज में उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देखने को मिला था, क्योंकि हर यूरोपियन कंट्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ मिलिट्री भी खड़ा कर रही थी और अपनी मिलिट्री बनाती जा रही थी और यूरोप की ही कंट्री से लड़ रही थी दूसरे देशों में जाकर, ताकि हर एक यूरोपियन कंट्री दूसरी यूरोपियन कंट्री को हराए किसी तीसरे देश में और उस देश को अपने अंडर लेके उसके रॉ मटेरियल को खुद यूज करके अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को और ज्यादा बड़ा बनाए। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 1, 2 जितने भी रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक्सट्रीम नेशनलिज्म से जुड़े हैं। वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म आया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, और मेन कोर था उसका पैसा और लालच। तो अब इस वर्ल्ड वॉर वन को इन तीनों पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ये जो हमारा वर्ल्ड वॉर वन था, इसे हम ग्रेट वॉर, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या ग्लोबल वॉर के नाम से तो जानते ही हैं। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर वन में करीबन 17 मिलियन लोग मरे थे और 20 मिलियन लोग घायल हुए थे। इस वर्ल्ड वॉर वन में पूरी की पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में बट गई थी। एक तरफ थी आपकी अलाइड पावर्स, जिसमें यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, वैसे यूएसए की एंट्री लेट हुई थी 1917 में ही, और जापान और सर्बिया थे। वहीं सेंट्रल पावर में हमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसे हम लोग हैब्सबर्ग डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर भी यहां पर शामिल था। अब यहां पर अगर हम लोग मेजर कॉजेस की बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू क्यों हुआ, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है मिलिट्री। हर यूरोपियन कंट्री अपने अपने देश की एक इंडिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव और इंडिविजुअल मिलिट्री बना रही थी, क्योंकि हर यूरोपियन कंट्री को यह पता था कि अगर एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज को अगर हमें अपने अंडर में लेना है तो किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री के साथ हमें
वॉर करना ही पड़ेगा। और वो वॉर मिलिट्री के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप अपनी मिलिट्री नहीं खड़ी करोगे, अपने पास हथियार गोला बारूद जमा नहीं करोगे, इन्वेंट नहीं करोगे, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को हराओगे कैसे? जब तक दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को हराओगे नहीं, तब तक अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं, जो कॉलोनीज बने बैठे हैं, उनको अपने अंडर ले नहीं पाओगे। जब उन्हें अपने अंडर ले नहीं पाओगे तो उनके जो रॉ मटेरियल हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उन्हें कभी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे तो अपने देश में इंडस्ट्रीज नहीं स्टैब्लिश कर पाओगे और फिर पैसा नहीं कमा पाओगे। तो मिलिट्री का होना एक बहुत बड़ा रीजन रहा है वर्ल्ड वॉर वन का। इसके अलावा सबसे बड़े रीजंस में से एक रीजन माना जाता है यूरोप की सारी कंट्रीज के बीच में अलायंस। अब समझने की कोशिश करिए, यूरोप में 20वीं सेंचुरी में हर यूरोपियन कंट्री को पता था कि कोई भी उसका पड़ोसी या कोई भी यूरोपियन कंट्री उस पर अटैक कर सकता है, और हर यूरोपियन कंट्री को इस बात का डर था कि अगर सामने से 3-4 अलग अलग कंट्रीज ने अकेली यूरोपियन कंट्री पर अटैक कर दिया तो वो जो अकेली यूरोपियन कंट्री वो तो बहुत बुरी तरीके से वॉर हार जाएगी। इसलिए हर यूरोपियन कंट्री ने दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर सीक्रेट अग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है कि जैसे पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए थ्रेट है, तो इंडिया ने नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग करके रखे हैं, ताकि पाकिस्तान अगर उनके देशों से कभी इंटरनल सिक्योरिटी में इंडिया में थ्रेट करने की कोशिश करे तो वो बाकी देश पाकिस्तान का सपोर्ट न करके इंडिया का सपोर्ट कर सके। तो जिस तरीके से आज 21वीं सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग अलग अलग अलायंसेस बनाते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, ट्रीटी के साथ मिलकर, उसी तरीके से 20वीं सेंचुरी में भी यूरोपियन कंट्रीज इसी तरीके के अलायंस बनाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पहले एक ट्रिपल अलायंस देखने को मिलता है 1882 में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। फिर ट्रिपल एंतान देखने को मिलता है जो 1907 में था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर थे। वैसे ये जो ट्रिपल एंतान है, पहले इसे 1904 में एंतान कॉर्डियल के नाम से जाना जाता था, जब इसमें से फ्रांस और ब्रिटेन थे। बाद में यूएसएसआर ने 1907 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अलायंस सिस्टम है किस तरीके से और बड़ा हुआ था। ये जो आपके सामने माइंड मैप है, इसे आप उस टाइम के अलायंस से बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर बुल्गारिया और सर्बिया आपको देखने को मिल रहा है। सर्बिया की ट्रीटी यूएसएसआर के साथ हो रखी थी, क्योंकि सर्बिया और यूएसएसआर एक ही रेस के माने जाते हैं, जिसे हम लोग स्लाविक रेस के नाम से जानते हैं। अब यूएसएसआर और फ्रांस की ट्रीटी 1894 में, ब्रिटेन और यूएसएसआर की ट्रीटी 1907 में, ब्रिटेन और फ्रांस की ट्रीटी 1904 में हो रखी थी। उसी तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन बुल्गारिया के फेवर में था, लेकिन इटली ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ आया था ट्रीटी में 1892 में, और जर्मनी इटली के साथ 1882 में, और जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ 1879 की ट्रीटी में। वहीं आपका जो ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की जो था, वो जर्मनी के साथ 1940 की ट्रीटी में आया था। इसी तरीके से ये अलायंसेस बेसिकली बनते गए। प्रॉब्लम आगे चलकर ये हुई कि जब किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक किया तो तीसरी कंट्री पहली कंट्री पर अटैक करने आ गई, और चौथी कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करने आ गई, फिर पांचवी कंट्री तीसरी कंट्री पर अटैक करने को आ गई, छठवीं कंट्री चौथी कंट्री पर अटैक करने को आ गई। यानी ये अलायंस की वजह से एक क्रॉस कंपटीशन सारी कंट्रीज में शुरू हो गया, और जो वॉर दो कंट्रीज के बीच में शुरू हुआ था वो एक तरीके से ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो गया। वहीं अगर तीसरा और चौथा रीजन आप देखते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारी यूरोपियन कंट्रीज ये चाहती थी कि इंपीरियलिज्म हम लोग हर जगह पर बेसिकली स्टैब्लिश कर दें, हर अफ्रीकन और एशियन कंट्री को अपनी कॉलोनी बना ले, और इसके चक्कर में नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जो एक इमोशन है वो हमको देखने को मिलता है। और ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन में जाके बाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा उस वक्त पर वॉर ग्लोरिफिकेशन भी बहुत ज्यादा किया जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि असली बहादुर वही है जो युद्ध करता है, जो युद्ध को टालता है उसे कायर माना जाता था। यानी जो कंट्री वॉर की तरफ आगे बढ़ती थी, जो मिलिट्री वॉर की तरफ आगे बढ़ती थी, उसको ग्लोरीफाई किया जाता था एज अ ब्रेव कंट्री और एज अ ब्रेव मिलिट्री। वहीं एक इमीडिएट कॉज भी हमको देखने को मिलता है। ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि बोस्निया के एक नेशनलिस्ट गैवरिलो प्रिंसिप और सर्बिया के एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड ने
ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के फ्यूचर किंग, जिनका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्दिनांड, और उनकी वाइफ का असैसिनेशन कर दिया था। और जब ये असैसिनेशन शुरू होता है उसी वक्त फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और यहां पर सर्बिया के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया के सामने ऐसी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन रखता है जो सर्बियन एम्पायर मान नहीं पाता, और सर्बिया किसी दूसरी कंट्री के पास चला जाता है हेल्प मांगने के लिए, दैट इज यूएसएसआर, और ऑस्ट्रो हंगेरियन को जर्मनी का सपोर्ट मिल जाता है, और यहीं से जो वर्ल्ड वॉर वन है उसकी शुरुआत होती है। अब ये अलायंस सिस्टम किस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन में कन्वर्ट होता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, इस बड़े वॉर में छोटी छोटी बैटल्स में कौन जीतता या हारता है, ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आपको जाननी है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसके बाद की कहानी आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।